इज़राइल और हमास की जंग जारी है। हमास फ़िलिस्तीन का आतंकी संगठन है। इस जंग ने पहले से ही खराब इज़राइल और अरब देशों के संबंध को और बिगाड़ दिया है। ऐसे में जानते हैं कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष पर अरब देशों का क्या रुख रहता है। फ़िलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की ओर से किए गए हमलों के बाद इज़राइल ने जंग शुरू कर दी। इस कारण पहले से ही खराब इज़राइल और अरब देशों के रिश्ते और ख़राब हो गए हैं। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के इस संघर्ष में पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। फ़िलिस्तीन के साथ संघर्ष की वजह से पहले भी इज़राइल को अरब देशों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा है और अब जब एक बार फिर नई जंग शुरू हो गई है तो ऐसे में अरब देशों के साथ टकराव और बढ़ गया है। ऐसे समय में जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन को लेकर दुनिया दो खेमों में बंट गई है, पूरी दुनिया की नज़रें अरब वर्ल्ड पर है। दो देशों की इस जंग को अरब के देश किस तरह देखते हैं, इस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम मिस्र की बात करते हैं। ऐतिहासिक रूप से मिस्र इज़राइल के बड़े विरोधियों में से एक था। साल 1979 में हुए कैंप डेविड समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोनों के बीच संबंध सामान्य हो गए। मिस्र इज़राइल को मान्यता भी देता है और राजनयिक संबंध भी बनाए रखता है। इसके साथ ही लगातार फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों की वकालत भी करता है। मिस्र ने पहले भी इज़राइल हमास संघर्ष में मीडिएटर की भूमिका निभाई है। मिस्र के नागरिक फ़िलिस्तीन के मुद्दे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। दूसरा देश है जॉर्डन। ये उन दो अरब देशों में से एक है जिसने इज़राइल के साथ शांति समझौता किया है। 1994 में दोनों के बीच शांति समझौता हुआ था। इसके बावजूद फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को आबादी के कारण जॉर्डन के नागरिकों की भावनाएं काफ़ी हद तक फ़िलिस्तीनी समर्थक बनी हुई हैं। जॉर्डन की सरकार एक और इज़राइल के साथ संबंध भी बनाए रखती है और दूसरी ओर फ़िलिस्तीनी इलाकों में इजरायली कामों की निंदा भी करती है। तीसरा मुल्क है लेबनान। इज़राइल और लेबनान के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसका अहम कारण लेबनान में ईरान समर्थित शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की मौजूदगी है। हिजबुल्लाह इज़राइल के खिलाफ कई युद्ध लड़ चुका है और खुलकर फ़िलिस्तीन का समर्थन करता है। लेबनानी सरकार भी फ़िलिस्तीन समर्थक है और उसके इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध भी नहीं है। हमास के साथ ताज़ा संघर्ष में भी हिजबुल्लाह ने इज़राइल पर कई रॉकेट दागे हैं। लेबनान और इज़राइल की तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में है। इज़राइल की सीमा से लगे देश के दक्षिण में हिजबुल्लाह का गढ़ है। 2006 में दोनों देशों के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में लेबनान में 1100 और इज़राइल में 200 से ज़्यादा लोग मरे थे। चौथा मुल्क है सीरिया। इज़राइल और सीरिया भी दशकों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। दोनों के बीच गोलान हाइट्स को लेकर विवाद बना रहता है। सीरिया हमेशा फ़िलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन करता रहा है। उसने दशकों से फ़िलिस्तीनियों को रिफ्यूजी कैंप में सहारा दिया है। सीरिया अपनी नीतियों और बयानबाजियों में इज़राइल विरोधी बना हुआ है। 7 अक्टूबर के हमले से इज़राइल के साथ भी ये मोर्चा खुल सकता है। पांचवा देश है सऊदी अरब। इज़राइल और सऊदी अरब के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रहे हैं और वो फ़िलिस्तीनियों के मुद्दे पर कट्टर समर्थक रहा है। हाल में ही इज़राइल और सऊदी अरब के संबंधों में नरमी के संकेत दिखे थे, लेकिन ताज़ा संघर्ष ने इन्हें फिर से जटिल बना दिया। सऊदी अरब का आधिकारिक रूप 2 स्टेज सॉल्यूशन और फ़िलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के समर्थन में बना हुआ है। छठा मुल्क है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने 2020 में अब्राहम समझौते के जरिए इज़राइल के साथ संबंध समान कर लिए थे। यूएई के इज़राइल के साथ आर्थिक संबंध भी मजबूत हैं, जबकि फ़िलिस्तीनी के मुद्दे में भी चिंता व्यक्त करता रहा है। यूएई भी 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है।
सातवां मुल्क है बहरीन। यूएई की तरह 2020 में बहरीन ने भी इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य कर लिए थे। हालांकि बहरीन सरकार इजराइल के साथ अपने संबंध बनाए रखने के साथ साथ फिलिस्तीनियों के अधिकारों का भी समर्थन बनाए रखता है। आठवां मुल्क है कतर। ये अक्सर दोहरी भूमिका में रहता है। एक ओर तो ये इजराइल के साथ भी संबंध बनाए रखता है और दूसरी ओर गाजा पट्टी को आर्थिक मदद पहुंचाकर हमास का समर्थन भी करता है। कतर अक्सर झगड़ों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। नवा मुल्क है ईरान। इजराइल के विरोध में ईरान और हमास का साझा हित है। ईरान पर अक्सर हमास का समर्थन करने के आरोप लगते रहे हैं। साथ ही ईरान पर हमास की मिलिट्री विंग इज अद दिन अल कसम ब्रिगेड को फंडिंग देने का भी आरोप लगता रहा है। हालांकि इसके बावजूद ईरान और हमास में कभी कभी तनाव हो जाता है। उसकी वजह यह है कि ईरान शिया बहुल राष्ट्र है जबकि हमास सुन्नी संगठन है। तनावों के बावजूद इजराइल का विरोध ईरान और हमास इन्हें करीब ला सकता है। अंत में हम बात करेंगे इजराइल के खिलाफ अरब वर्ल्ड की बायकॉट स्ट्रेटेजी क्या है। 1946 में अरब लीग ने मिस्र की राजधानी काहिरा में एक स्थायी बहिष्कार समिति का संगठन किया। यहूदियों के बहिष्कार का प्रस्ताव 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद भी जारी रहा। इसका मकसद फिलिस्तीन में यहूदी इंडस्ट्री को कमजोर करना और क्षेत्र में यहूदियों के इमिग्रेशन को रोकना था। संयुक्त राष्ट्र के 2 स्टेट सॉल्यूशन प्रस्ताव के बाद यह बायकॉट स्ट्रेटेजी ज़्यादा तेज हुई, लेकिन इसका नतीजा मनमाफिक साबित नहीं हुआ। अरब देशों को जब यह लगा कि इजराइल के बहिष्कार की यह नीति उनकी कारगर साबित नहीं हो रही है जितना उन्हें अंदाजा था, इसके बाद दूसरे बायकॉट की स्ट्रेटेजी लाई गई। इसके तहत गैर इजराइल कंपनियों को इजराइल के साथ कारोबार करने से रोका गया। जो कंपनियां इसका पालन नहीं कर रही थी उन्हें अरब वर्ल्ड बड़ी फुर्ती से ब्लैकलिस्ट करने लगा। अरब लीग के बायकॉट का इजराइल की अर्थव्यवस्था और विकास पर नकारात्मक असर पड़ा, लेकिन साथ में अरब देशों की आर्थिक कल्याणकारी नीतियां भी प्रभावित हुई। अरब मुल्कों ने आगे चलकर इजराइल के खिलाफ परमानेंट बायकॉट समिति का गठन भी किया, जिसका नतीजा यह निकला कि इजराइल और अरब मुल्कों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अरब मुल्कों ने लगातार इजराइल के बहिष्कार की नीति को अपनाए रखा। अरब लीग ने इजराइल के साथ डाक, टेलीफोन और रेडियो कम्युनिकेशन बंद कर दिया और समुद्र, जमीन और वायु तीनों माध्यमों से इजराइल को ब्लॉक करके रखा। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आगे से आगे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।